जय श्री कृष्णा दोस्तों। माधोपुर गांव में एक भोला नाम का किसान रहता था, या फिर ये कह सकते हैं कि उसके भोलेपन की वजह से उसका नाम भोला पड़ा। भोला छल कपट से दूर निर्मल मन का इंसान था। सब लोग उसका मजाक उड़ाते रहते थे और उसके भोलेपन का फायदा भी खूब उठाते। कई बार तो लोग उसे बेवकूफ़ बनाकर उसके खेत से सब्जी तोड़ लेते, या फिर कोई उसे बेवकूफ़ बनाकर उसके खेत से गन्ना तोड़ लेता। भोला तो वैसे भी किसी को किसी चीज़ के लिए मना ना करता था, पर लोगों के इस तरह के व्यवहार से भोला को बुरा तो बड़ा लगता, पर भोला किसी से कुछ ना कहता। पर एक बार तो हद ही हो गई। इस साल भोला ने अपने खेतों में टमाटर की फसल लगाई हुई थी और गांव के ज़्यादातर लोग भोला से ही टमाटर खरीदते थे। एक दिन गांव का रहने वाला रघु भोला के पास गया और बोला, भोला, मुझे 2 किलो टमाटर दे दो। भोला ने तोलकर 2 किलो टमाटर उसे दे दिए। जब उसने रघु से पैसे मांगे तो रघु बोला, मैं तुम्हें पैसे किस बात के दूं भला? यह टमाटर तो धरती माता ने उगाए हैं और धरती माँ हम सब की माँ है। वो तो किसी से कुछ मांगती नहीं, तो फिर तुम क्यों पैसे मांग रहे हो? भोला थोड़ी देर सोचता रहा और फिर रघु से बोला, देखो भाई, खेत में मेहनत तो मैंने ही की है। इस पर रघु ने कहा, तो मेहनत की है तो क्या हुआ? ये टमाटर उगे तो धरती पर ही है ना। अगर धरती माँ मुझसे टमाटर के पैसे मांगे तो मैं टमाटर के पैसे दे दूं। और देखो भोला, आज तो मैंने तुम्हें पाप करने से बचा लिया है। बल्कि भोला सोचते हुए बोला, पाप? कौन सा पाप? रघु बोला, देखो भोला, ये जमीन की उपज है और तुम इसके पैसे मांग रहे हो, तो हुए ना तुम पाप के भागीदारी। भोला सिर खुजलाता हुआ रह गया और रघु टमाटर लेकर चंपत हो गया। भोला जब घर पहुंचा तो उसने सारी बात अपनी पत्नी सरोज को बताई। सरोज, जो कि बहुत ही समझदार और चतुर स्त्री थी, उसे यह सुनकर अच्छा नहीं लगा। उसने भोला को समझाते हुए कहा, लोग तुम्हें ऐसे ही बेवकूफ़ बना देते हैं, तुम इनका जवाब क्यों नहीं देते हो? इस तरह तो ये लोग हमें बेवकूफ़ बनाकर बिल्कुल कंगाल कर देंगे। सरोज को इस बात की चिंता हमेशा सताई रहती थी कि लोग भोला को बेवकूफ़ समझते हैं और उसका अनादर करते हैं। सरोज अपने पति की बड़ी ही इज्जत करती थी और वह चाहती थी कि सभी गांव वाले उसके पति की इज्जत करें। यही सोचकर सरोज ने एक दिन भोला से कहा, देखो जी, गांव वाले तुम्हें निरा मूर्ख समझते हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम राज दरबार में जाओ। मैंने सुना है कि हमारे महाराज कुछ पहेलियाँ पूछते हैं और उनका सही उत्तर देने पर लोगों को इनाम भी देते हैं। अगर तुमने इनाम जीत लिया तो सभी लोग तुम्हारी बड़ी इज्जत करेंगे। भोला बोला, सरोज, मैं गांव वालों से तो उलझ नहीं सकता। राजा की पहेली का क्या मैं खाक उत्तर दूंगा? मैं इतना समझदार नहीं हूँ, ये मुझसे ना हो पाएगा। सरोज ने कहा, तुम इतने क्यों घबराते हो? मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। बस तुम राज दरबार में चले जाओ। अगले दिन भोला अपनी पत्नी के कहने पर राज दरबार की तरफ चल दिया। राज दरबार में पहुंचकर भोला ने राजा को अभिवादन किया और अपने आने का प्रयोजन बताया। भोला ने राजा से कहा, महाराज, मैं आपकी पहेली के उत्तर देना चाहता हूँ। राजा ने भोला की बात सुनकर कहा, भोला, लेकिन याद रहे, अगर पहेली का उत्तर गलत हुआ तो मैं तुम पर जुर्माना लगा दूंगा। भोला मन में तो बड़ा घबराया, पर फिर भी उसने अपने मन की घबराहट को राजा ने चेहरे पर नहीं आने दिया। तो भोला से कहा, उसने राजा से मेरी कहा, 3 पहेलियां ठीक है महाराज, मैं एक एक करके तुमसे उनके उत्तर पूछूंगा। आप अपनी पहेली पूछे। राजा ने पहली पहेली पूछी, बताओ भोला, वह क्या है जो सुबह को 4 पैरों पर, दोपहर को 2 पैरों पर और तीसरे पहर 3 पैरों पर चलती है? पहेली का उत्तर भोला ने जब यह सुना तो अपने दिमाग में खूब सोचा, पर उसे इसका उत्तर समझ नहीं आया। उसने राजा से कहा, महाराज, क्या इसका उत्तर देने के लिए मैं 2 दिन का समय ले सकता हूँ? बड़ी ही गूढ़ पहेली है। राजा ने भोला को 2 दिन का समय दे दिया। भोला अपने घर वापस आ गया और अपनी पत्नी को पहेली कह सुनाई। भोला की पत्नी ने जब पहेली सुनी तो वह बोली, यह तो बड़ी आसान पहेली है। तुम 2 दिन बाद राज दरबार में जाओ और राजा को इसका जवाब दो। इसका जवाब है, इंसान जब बच्चा होता है तो वह 4 पैरों पर चलता है और जब बड़ा हो जाता है तो 2 पैरों पर चलता है। तीसरे पहर यानी कि जब बुढ़ापा आता है तो वह लाठी का सहारा लेकर चलता है।
इसलिए वह तीसरे पहर 3 पैरों पर चलता है। भोला अगले दिन राज दरबार पहुंचा और राजा के सामने पहेली का उत्तर कह सुनाया। राजा भोला के इस जवाब से बड़ा ही खुश हुआ और भोला की अक्लमंदी की बड़ी सराहना की। राजा ने अपनी अब अगली पहेली पूछी, बताओ भोला, वह क्या चीज़ है जो जितनी बढ़ती है उतनी ही कम होती जाती है। भोला थोड़ी देर सोचता रहा, फिर महाराज से बोला, महाराज, इस पहेली के उत्तर के लिए भी मुझे 2 दिन का समय चाहिए। राजा ने उसे इजाज़त दे दी। भोला सीधा अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी को पहेली बताई। उसकी पत्नी ने भोला से कहा, यह पहेली तो पहली वाली पहेली से भी आसान है। इस पहेली का उत्तर है उम्र। उम्र ही एक ऐसी चीज़ होती है जो जितनी बढ़ती है उतनी ही कम होती जाती है। अगले दिन भोला राज दरबार में गया और पहेली का उत्तर राजा के सामने कह सुनाया। राजा पहेली का सही उत्तर जानकर बड़ा खुश हुआ और भोला की अक्लमंदी की फिर से उसने बड़ी दाद दी। फिर उसने तीसरी पहेली पूछी, भोला, अब मेरी तीसरी पहेली बताओ, वह क्या चीज़ है जो बिन बोले अपनी बात कह देती है। भोला ने खूब विचार किया पर उसे पहेली का उत्तर समझ नहीं आया। उसने फिर महाराज से 2 दिन का समय मांगा। महाराज ने उसे फिर से इजाज़त दे दी। भोला अपने घर आ गया और वह पहेली फिर उसने अपनी पत्नी को कह सुनाई। पत्नी ने कहा, हमारे महाराज तो बड़े ही आसान सवाल पूछते हैं और लोग इन आसान सवालों के भी जवाब नहीं दे पाते। इस पहेली का जवाब है कलम। कलम बिना कुछ बोले अपने शब्दों से अपनी बात कह देती है। अगले दिन भोला राज दरबार में गया और राजा को पहेली का उत्तर बता दिया। तीनों सही उत्तर जानकर राजा बेहद प्रसन्न हुआ। वह खड़े होकर तालियां बजाते हुए भोला से बोला, वाह वाह भोला, तुम्हारे दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। तुमने वाकई इनाम का काम किया है। फिर राजा ने उसे ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं देकर एक तेज रफ्तार से दौड़ने वाले घोड़े पर बिठाकर विदा किया। घोड़ा और स्वर्ण मुद्राएं लेकर भोला अपने घर जा पहुंचा। उसकी पत्नी ने जब भोला का ठाट बाट देखा तो बड़ी ही खुश हुई। आरती का थाल सजा कर लेकर आई, अपने पति की आरती की। जब वह आरती कर रही थी तो गांव के लोग उसके घर के सामने से गुजरते हुए यह देख रहे थे। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा भोला ने भला क्या कर दिया है जो सरोज उसकी आरती उतार रही है। फिर धीरे धीरे उन लोगों को पता चला कि भोला कितना समझदार है। उसने राजा की तीनों पहेलियों के उत्तर दे दिए जो आज तक कोई नहीं दे पाया। अब तो पूरे गांव में यह चर्चा फैल गई। भोला की सभी लोग बड़ी इज्जत करने लगे। गांव वालों ने भी भोला को सम्मानित किया क्योंकि भोला ने उनके गांव का नाम रोशन जो किया था। यह बात धीरे धीरे आसपास के गांव में भी फैल गई। यह बात पास के ही गांव में रहने वाले एक चोर जिसका नाम फकीर चंद था उसके कानों में भी पड़ी। यह बात सुनकर उसके मन में लालच आ गया। उसने अपने मन में सोचा, क्यों ना भोला की उन सोने की मोहरों पर मैं हाथ साफ कर दूं जो राजा ने उसको इनाम में दी हैं। और मैंने सुना है कि काफ़ी सारी मोहरें उसे मिली हैं राजा से इनाम में। यह सोचकर फकीर चंद ने एक साधु बाबा का रूप भरा और भोला के गांव से बाहर जो बरगद का पेड़ था उसके नीचे धूनी रमा कर बैठ गया। धीरे धीरे उसने पूरे गांव में यह खबर फैला दी कि गांव के बाहर एक संत महात्मा आए हैं जो अभी अभी हिमालय से तपस्या करके लौटे हैं। गांव के सभी लोग बाबा के दर्शन के लिए आने लगे और उनके मन मुताबिक चढ़ावा वहां पर चढ़ाने लगे। लेकिन फकीर चंद चोर तो किसी और ही ताक में बैठा हुआ था। एक दिन सरोज भी अपनी पड़ोसन बिमला के साथ उस बाबा से मिलने के लिए पहुंची। बिमला ने देखते ही बाबा के पैरों में सर रख दिया और रोते हुए बोली, महाराज, मुझ पर कृपा करें। मेरी बेटी का घर बर्बादी के कागार पर है। मेरी बेटी और दामाद आपस में झगड़ते रहते हैं और अब अलग रहने की बात कर रहे हैं। फकीर चंद यह सुनकर बोला, तुम कल दोपहर में मेरे पास अकेले आना तो मैं इसका तुझे उपाय बता दूंगा और एक तवीज़ भी बना कर दे दूंगा। फिर तेरी बेटी का और तेरे दामाद का कभी झगड़ा नहीं होगा। और हाँ, जब कल आए तो कुछ दक्षिणा भी लेते हुए आना। साधु के मुंह से दक्षिणा की बात सुनते ही सरोज के मन में ठनका सा हुआ। उसने अपने मन में विचार किया कि यह कैसा साधु महात्मा है जो खुद अपने ही मुंह से दक्षिणा की मांग कर रहा है। हमने तो सुना था कि ये महात्मा हिमालय से तपस्या करके लौटे हैं। भला ऐसे साधु संत को दक्षिणा से क्या ही मोह होगा। सरोज को इस तरह से सोचते हुए देखकर चोर फकीरदास सरोज से बोला, बहन, क्या तुम्हें कोई समस्या नहीं है?
तुमने अभी तक अपनी समस्या हमें नहीं बताई। लगता है तुम्हारे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, तभी तो तुम कुछ नहीं बोल रही हो। असल में उस चोर फकीर दास ने यह पता लगा लिया था कि यह भोला की पत्नी है। अब उसने सरोज को अपने शब्दों के जाल में फंसाना शुरू कर दिया। उसने सरोज से कहा, बहन, मैं आंखें बंद करके देख सकता हूँ कि तुम्हारे घर में कहीं से धन की प्राप्ति हुई है तुम्हें बहुत जल्दी, और उस धन पर राहु की दशा मंडरा रही है। उसे कहीं सुरक्षित स्थान पर तो रखा है ना? यह सुनकर सरोज के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने साधु से कहा, बाबा, मैं कल आपके पास आऊँगी, अभी मुझे कोई ज़रूरी काम है, सो मुझे घर जाना है। इतना कहकर सरोज अपनी पड़ोसन के साथ घर आ गई। घर आकर उसने अपने पति भोला से कहा, अजी सुनते हो, वो जो गांव में साधु बाबा आए हैं, मुझ में कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी दिखा रहे थे। भोला बोला, नहीं, वह तो बड़े सिद्ध पुरुष हैं, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। यह सुनकर सरोज सोचते हुए बोली, मैं उसका पर्दाफाश कर सकती हूँ। अगर वह पाखंडी है तो उसका चेहरा सबके सामने आना चाहिए। भोला बोला, अरे भाग्यवान, तुम मुझसे ज़्यादा समझदार हो, तुम जो करोगी सब अच्छा ही करोगी। अगर मेरी मदद की ज़रूरत पड़े तो मुझे बता देना। अगले दिन सरोज एक योजना बनाकर उस साधु बाबा के पास पहुंची और अकेले ही उनसे मिली। साधु बाबा उसे देखकर बड़े खुश हुए। वह समझ गए थे कि सरोज के मन में उन्होंने शक पैदा कर दिया है, और उसी शक से डरकर सरोज आज उनसे मिलने आई है। सरोज उनके पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बोली, साधु महाराज, कल आपने जो मुझसे बात कही, उस बात को सोच सोचकर मैं सारी रात सो नहीं पाई। असल में बात यह है कि मेरे पति को राजा से बहुत बड़ा इनाम मिला है, और मेरे पति ने चोरों के भय से राजा से इनाम में मिली सोने की मोहरों को एक छोटी मटकी में बंद करके गांव के बाहर जो पीपल का पेड़ है उसके नीचे गड्ढा खोद कर दबा दिया था। लेकिन अब गांव वाले कह रहे हैं कि उस पेड़ पर तो भूत पिचासों का साया है। एक बार जो धन उसके नीचे गड़ गया वह निकाला नहीं जा सकता, भूत उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हम उस धन को निकालना चाहते हैं पर भूतों के ख्याल से डर जाते हैं। अब आप ही कोई उपाय करिए महाराज, जिससे हम उस सोने को निकाल लें और भूत हमारा बाल भी बांका ना कर पाएं। यह सुनना था कि चोर फकीर दास की तो बाँछें खिल गई। उसने तो सुना था कि सरोज भोला की पत्नी बड़ी ही समझदार है, पर मैंने तो क्षण भर में इसे बेवकूफ़ बनाकर इसके धन का राज पता कर लिया है। अब उस धन पर सिर्फ मेरा अधिकार है। यह सोचकर उस चोर फकीर दास ने अपनी मन की खुशी को अंदर दबाते हुए सरोज से कहा, अरे बहन, अभी तुम घर जाओ, कल मैं हवन करूँगा और उस हवन से प्राप्त हुई शक्तियों के द्वारा मैं उन भूत प्रेतों को उस पेड़ के ऊपर से भगा दूंगा, फिर तुम अपना धन निकाल लेना। सरोज यह सुनकर अपने घर वापस आ गई। उसने अपने पति को सारी बात बता दी। भोला ने कहा, सरोज, मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है, तुम जो करोगी अच्छा ही करोगी। उधर चोर फकीरदास सोच रहा था कि मैंने कितनी आसानी से धन का पता लगा लिया है। ये गांव वाले तो ऐसे ही अफवाह फैलाते रहते हैं भूत प्रेत की। भूत प्रेत कुछ नहीं होता, भला इस दुनिया में मुझसे बड़ा भूत भी कोई हो सकता है। यह सोचकर फकीरदास ने एक ठहाका लगाया। रात होते ही फकीरदास एक कुदाल लेकर उस पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच गया और खुदाई शुरू कर दी। थोड़ी खुदाई करने पर ही उसे एक छोटी सी मटकी दिखाई दी। उसने हाथ से मिट्टी उठाकर उस मटकी को बाहर निकाला। मटकी को देखकर उस चोर की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने जल्दी से मटकी का ढक्कन हटाया और उसमें झांक कर देखा, पर यह क्या, मटकी में तो सिर्फ एक कागज ही पड़ा हुआ था। सोने के सिक्के का तो कोई नामो निशान भी नहीं था। फकीरदास ने जल्दी से वह कागज निकाला और पढ़ना शुरू किया। उस पर लिखा था, अकल के अंधे, तेरा विनाश निश्चित है। दूसरों की मेहनत खाकर तुझे क्या ही मिलता है? तू अपनी मेहनत करके अपना पेट नहीं भर सकता क्या? जो मेहनत की रोटी में स्वाद है वो चोरी के धन में नहीं होता। मेहनत ही इंसान को महान बनाती है। तू दूसरों के धन पर नजरें गड़ा कर बैठा है, तेरा विनाश निश्चित है। इससे पहले कि वह कागज पढ़कर चोर संभल पाता, गांव के लोगों ने उसे घेर लिया। असल में सरोज ने अपनी योजना गांव के सरपंच को भी बता दी थी। सरपंच ने गांव के कुछ लोगों से इस बारे में बात की तो कुछ लोगों को तो साधु महात्मा पर बड़ा विश्वास था और कुछ लोगों को सरोज की तरह ही शक था, पर सभी लोग सच्चाई जानना चाहते थे। इसलिए गांव के कुछ लोग और सरपंच
भोला और सरोज के साथ पहले ही उस जंगल में पेड़ों के पीछे छिप कर बैठ गए थे। फकीरदास को समझ पाता उससे पहले ही गांव के लोगों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। अचानक लोगों की भीड़ देखकर वह चोर फकीरदास घबरा गया और उसने घबराकर सारा सच बता दिया कि वह भोला के उन सोने के सिक्कों को चुराना चाहता था जो बतौर इनाम राजा ने भोला को दिए थे। यह बात सुनकर मुखिया को बड़ा गुस्सा आया। उसने गांव वालों के साथ मिलकर उस चोर को खूब पीटा और खूब खरी खोटी सुनाई। चोर खूब रोया, गिड़गिड़ाया। अंत में उसे नगर कोतवाल को बुलाकर उसके हवाले कर दिया और उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। गांव वाले अब सरोज और भोला की समझदारी और सूझबूझ की प्रशंसा करते नहीं थक रहे थे। सरपंच ने तो गांव में एक सभा रखकर भोला और सरोज को सम्मानित भी कर दिया था। अब कोई भी भोला का मजाक नहीं उड़ाता था। इस घटना के बाद तो भोला और सरोज का मान गांव वालों की नज़रों में और भी ज़्यादा बढ़ गया था। तो देखा दोस्तों, एक चतुर स्त्री ने अपने पति को किस तरह से गांव वालों की नज़रों में मान दिलवाया और एक चोर को उसकी सही जगह पर पहुंचाया। दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ दोस्तों, बेल आइकन ज़रूर दबा दें जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कहानी को पूरा देखने के लिए हमारे सभी श्रोतागण का दिल से धन्यवाद। तो मिलते हैं एक नई कहानी में। राधे राधे।